बंगाल की राजनीतिक लड़ाई फुचके और लूची पर आ गई है। कल ममता बनर्जी ने अमित शाह को लूची और फुचके पर एक चुनौती दी थी। ममता ने कहा था कि फुचका खाने की क्षमता नहीं है, लूची खानी चाहिए। आज हमने बंगाल के लोगों से बात की और पूछा कि बंगाल में कौन लूची है और कौन फुचका। चुनाव में कौन जीतने वाला है, लूची या फुचका? सुनिए आप, लोगों ने इस पर हमें जवाब किया। बंगाल के लोगों को ज्यादातर पसंद है फुलका लूची। लूची अच्छा है, लूची बेस्ट है। फुचका, कलकत्ता का तो फुचके फेमस है। फुचका बहुत अच्छा लगता है, फुचका ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग का लूची हर साल फेमस। लूची और फुचका दोनों को कढ़ाई में तला जाता है। लूची सुबह के नाश्ते में खाई जाती है तो फुचका शाम के स्नैक्स में लोगों का फेवरेट है। खाने पीने और स्वाद की बात हो तो पश्चिम बंगाल में लूची और फुचका के बीच तगड़ा मुकाबला है। लेकिन राजनीति में अगर लूची और फुचका का मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा? ये सवाल आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूब गूंज रहा है और इसकी वजह है ममता बनर्जी की ये चुनौती जो उन्होंने अमित शाह को दी है। ফুচকা খাবার ক্ষমতা নেই, ফুলকো লুচি খাবে। ফুচকা খাবার ক্ষমতা নেই, ফুলকো লুচি খাবে। जब ममता बनर्जी ने अमित शाह को फुचके पर चुनौती दे ही दी है तो हमने भी सोचा कि पश्चिम बंगाल के लोगों से जाना जाए कि फुचका खाना ज्यादा पसंद है या लूची। लूची और फुचके के मुकाबले में कौन जीतेगा? इन सवालों के साथ हम लूची की एक 15 साल पुरानी दुकान पर पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में लोग लूची का आनंद ले रहे थे। ऐसे में हमने सबसे पहले लूची के दुकानदार से बात की। चूल्हे पे खोल रहा है तेल और यहाँ पर गरम गरम जो है लूचियाँ तली जा रही है। लूची यानी कि पूड़ी, बांग्ला भाषा में लूची कहा जाता है, और फुलको लूची वो पुड़िया होती है जो इस तरह से फूलती है। बंगाल के कल्चर में ये लूची इस तरह से बसा है कि हर रोज लोग जब सुबह उठते हैं तो नाश्ते में लूची खाना पसंद करते हैं। लूची लोग ज्यादा खाता है, सुबह बंगाल में नाश्ता करता है, ज्यादा लूची नाश्ता करता है। कौन फुचका है और कौन लूची है और क्यों? तृणमूल कांग्रेस ही लूची है क्योंकि ज्यादा लोग पसंद करता है। बंगाल का लोग टीएमसी को ज्यादा पसंद करता है इसलिए। और फुचका? फुचका नहीं पसंद करता है, ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो वो क्या बीजेपी का बोलेंगे? हाँ, बीजेपी ऑब्वियसली। लूची बेचने वाले से बात हुई तो पलड़ा लूची का भारी दिखा। लूची बनाने वाले की बात तो आपने सुन ली, अब खाने वालों की बात भी सुन लीजिए और देखिए कि लूची और फुचके के मुकाबले में कौन बढ़त हासिल कर रहा है। टीएमसी लूची है। क्यों ऐसा दादा? लूची अच्छा है, हम लोग का फेमस है, दीदी हम लोग का साथ है, हम लोग ख्याल रखता है, तो इसलिए हम लोग को ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर चूज करना पड़े फुचका और लूची में तो क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली लूची फेवरेट है मेरा। दोनों ही बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। लूची की बात हो गई तो हम फुचके की दुकान पर पहुंच गए। 11 साल से लालजी यहाँ फुचका बेच रहे हैं। इनके फुचके की रेहड़ी के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। अब इस चुनावी मैदान में लूची और ये जो पुचके हैं उसकी एंट्री हो चुकी है। हालांकि बंगाल के जो लोग हैं वो दोनों ही इस व्यंजन को इतना पसंद करते हैं कि उनके लिए एक चूज करना, ये बताना काफी मुश्किल है कि वे लूची के साथ जाना चाहते हैं या फिर पुचके के साथ जाना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि लूची यानी कि तृणमूल कांग्रेस है और कुछ लोगों का कहना है कि पुचका यानी बीजेपी है। अब तक लोग इनसे फुचके के स्वाद पर बात करते थे। आज हमने लालजी से फुचके के राजनीतिक भविष्य पर सवाल पूछ लिया। फेमस है ये, कलकत्ता का तो फुचके फेमस है ये। तो आपके हिसाब से लोग ज्यादा क्या पसंद करेंगे, लूची या फुचका? फुचका, फुचका ज्यादा। हमने फुचका खाने आए लोगों से भी लूची और फुचके के मुकाबले के बारे में बात की। सवाल किया कि अब लूची और फुचके पर राजनीति हो रही है तो इस चुनाव में फुचका जीतेगा या लूची? सुनिए लोगों ने क्या कहा। फुलको लूची और फुचका बेचते हैं, आप कौन सा चूज करेंगे? फुचका। हमको तो दोनों ही पसंद है, लेकिन फुचका जेतु वाटर माउथिंग है उसलिए फुचका ज्यादा अच्छा लगता है। फुचका और लूची में जंग में राजनीति का सवाल भी बेहद जरूरी है, इसलिए हमने लोगों से ये भी पूछ लिया कि चुनाव कौन जीतने वाला है, टीएमसी या बीजेपी। लोगों के पास इसका भी जवाब तैयार था। लूची और फुचका में ये पार्टी पॉलिटिक्स आ गया, यही सुन के हैरान हो रहे हैं। और ये तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि जब वोट हो जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा कौन फुलको लूची है और कौन लूची है। लूची और फुचका का मुकाबला तकरीबन बराबर रहा।
सुबह के नाश्ते में लोगों ने लूची को पसंद किया तो शाम के स्नैक्स में फुचके को। हालांकि बंगाल के चुनावी संग्राम में ममता और बीजेपी जैसे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को लूची सब्जी की तरह खा ही जाएंगे। একটা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে এই জিনিস মানায় না, ये शोभा नहीं देता। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका भाषा में मैं कह रही हूं, आप मेरे को गाली दे सकता है लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है। यही चीज है, ये आपको वो समझना चाहिए। फुचका खावार क्षमता नहीं, फुलको लुची खावे। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अब जब चुनाव करीब है तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि फुचके के पानी की तरह विरोधियों के दांत कौन खट्टे करता है, बीजेपी या टीएमसी। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। लूची और फुचके पर ममता बनर्जी अमित शाह को चुनौती तो दे रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सामने जो चुनौती सबसे बड़ी है वो है बागियों को रोकने की। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में हिंसा चरम पर है, ऐसे में वो चुप नहीं रह सकते। सभापति वेंकैया नायडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो सवाल यह है कि क्या दिनेश त्रिवेदी बाकी बागियों की तरह बीजेपी में जाएंगे? मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। आज राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी और टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बंगाल की राजनीतिक तस्वीर को देखें तो कुछ नया नहीं है। हर बदलते दिन के साथ टीएमसी का कोई ना कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है, लेकिन इस्तीफे का ये ऐलान सिर्फ इस्तीफा नहीं था, बल्कि 9 साल बाद ममता बनर्जी को दिनेश त्रिवेदी का जवाब था। बात 14 मार्च 2012 की है। बतौर रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अपना पहला रेल बजट पेश किया था, लेकिन रेल बजट में उन्होंने रेल किराया बढ़ा दिया था। नाराज ममता बनर्जी ने रेल बजट पेश करने के 5 दिनों के अंदर ही चलते हुए सत्र में दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा ले लिया था। आज 9 साल बाद संसद फिर से उसी तरह चल रही थी, लेकिन दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री नहीं थे। ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा भी नहीं मांगा था, लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पहले दिनेश त्रिवेदी ने कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कविता कही जो ममता बनर्जी को बहुत चुभेगी। वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे ना गो तुमी सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन में लगी बीजेपी ने तुरंत उन्हें हाथों हाथ ले लिया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी में आने का न्योता दिया। दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल होंगे? हमने जब उनसे ये पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप जाएंगे सर बीजेपी में? आप विचार करेंगे, ये तो कह सकते हैं जी न्यूज़ पर। क्या होता है तो विचार, पहले हम अपने आप पे तो चले जाएं, क्योंकि अब तक तो जकड़े हुए थे ना, पहले अपने आप को फ्रीडम मिलते। दरअसल दिनेश त्रिवेदी का पार्टी छोड़ना ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है,
इसका जवाब शायद तुरंत ना मिले, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में अगर लिस्ट देखें तो टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। फिर चाहे वो पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, पूर्व विधायक वैशाली डालमिया, पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व सांसद सुनील मंडल, पूर्व विधायक मिहिर गोस्वामी जैसे बड़े नाम हैं। ऐसे में सवाल यह है कि देर सबेर क्या दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में शामिल होंगे? क्या इसीलिए उन्होंने अपने इस्तीफे में राज्य में हिंसा का मुद्दा उठाया है? जब संसद में सेशन चल रहा था तब उन्होंने अपना इस्तीफा का जो है ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्हें बेहद घुटन फील हो रही है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वायलेंस का दौर चल रहा है और लगातार हिंसा हो रही है, तो वो इस पद के साथ नहीं रह सकते हैं और राज्यसभा के एमपी के तौर पे वो रिजाइन कर रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही कि दिनेश त्रिवेदी बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। एक पूर्व राष्ट्रपति का गांव कैसा होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं वाला होना चाहिए, लेकिन देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का गांव ऐसा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में क्या है उनके गांव के हालात, क्या है स्थिति? विशाल पांडे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम का मेराठी गांव है। अगर मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दूं तो शायद इसे आप देश के नक्शे में सही से तलाश भी ना पाए, लेकिन इस गांव की पहचान इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल ये पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का गांव है। अब जब बंगाल में चुनाव हैं तो हम ये जानने पहुंचे कि इस गांव की हालत क्या है। विकास के मानचित्र पर यह गांव कहां है, ये समझने के लिए जी न्यूज की टीम प्रणब मुखर्जी के गांव पहुंची। इस वक्त हम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गांव में मौजूद हैं। यह बीरभूम में उनका गांव है। यहाँ पर उनके गांव के लोग इस वक्त क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बातचीत होती है तो उन तमाम बड़े नेताओं में जो देश के रहे हैं उसमें प्रणब दा भी आते हैं। बड़े नेताओं के गांव के लोगों की स्थिति कैसी होती है, उनके गांव में विकास कितना हुआ और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। हमने सबसे पहले मेराठी गांव में चाय की दुकान लगाने वाले सोमनाथ मंडल से बात की। पूछा कि राष्ट्रपति का गांव है, कितना विकास हुआ। सुनिए इन्होंने क्या कहा। विकास कोई हुआ नहीं, वो अच्छा है। और राष्ट्रपति का गांव है, पूरा आदमी आएगा, एक शहर टाइप होना चाहिए। ये आज बाहर से आदमी आएगा बोलेगा ये गांव अच्छा है, ऐसा ही सिस्टम नहीं है। इसी दुकान पर हमने चाय पीने आए कुछ लोगों से बात की। उनसे भी यही सवाल था, इस गांव का कितना विकास हुआ है। ये राष्ट्रपति का गांव में क्या काम हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। ये जो देख रहे हैं पीएमजी का रास्ता राष्ट्रपति ने ही बनाया। कोई स्कूल नहीं, इधर कोई हॉस्पिटल भी नहीं। एक डॉक्टर आया था, टीएमसी का एक समर्थक है, वो उसको पिटाई किया, चला गया। विकास तो थोड़ा हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। चाय की दुकान पर बातचीत में दो बातें सामने आई। एक कि गांव में विकास नहीं हुआ है, दूसरा कि लोग टीएमसी नेताओं के कट मनी मांगने से परेशान हैं। ऐसे में हम उन लोगों से मिलने पहुंचे तो जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गांव मेराठी में ये नारायण बगदी हैं, जिनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है। ये इसी कच्चे घर में रहते हैं, इनके भाई का घर है। नारायण बगदी के बाद हम कत्यानी के घर पहुंचे। मिट्टी का ये घर अपनी दुर्दशा खुद बयां कर रहा है। टीन शेड का यह एक अस्थायी घर बनाया हुआ है। सालों से वो इसी घर में रह रहे हैं। इसे आप घर नहीं कह सकते हैं, बस किसी तरह से एक अपना ठीहा बना लिया ताकि एक छत हो जाए रहने के लिए। वो भी टीन शेड है, बांस लकड़ी लगाए गए हैं, चारों तरफ से खुला हुआ है। बारिश में यहाँ पर पानी इनके घर में भर जाएगा। मिट्टी का पूरा इलाका है। इनको अब तक कोई घर नहीं मिला है। आजादी के 73 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के गांव की जो तस्वीर है वो चिंताजनक है। ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब गांव के लोग राज्य में सत्ताधारी दल पर सरकारी योजनाओं का फायदा देने के बदले कट मनी मांगने का आरोप लगाते हैं।
विशाल पांडे, जी मीडिया, बीरभूम। और इसी के साथ किसका बंगाल में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.